हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज क्लास 11th आईएससी का चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन हम एक वीडियो में ही खत्म करने वाले हैं। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है फॉर क्लास 11 स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर मैंने अपलोड कर रखे हैं, फटाफट से जाओ और डाउनलोड कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। अब बच्चा कुछ कहानी इस हिसाब से है, 1991 में जब हमारे यहां न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अब वो क्या क्या चेंजेस हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग आराम से इत्मीनान से, काफी बड़ा चैप्टर है और खत्म कर लेंगे। याद रखना ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आओ भाई देखते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग क्या होती है। आओ जरा देखो, स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग रेफर्स टू अ बेसिक, एक सेकंड बच्चा, हाँ, स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग रेफर्स टू अ बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हमने ये सोचा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो यार मेरे बोर्ड में ना 90% प्लस मार्क्स आ जाए, ये आपका एम है। अब इस एम को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी की, अपने प्लानिंग बनाई, आपने सोचा कि कैसे मुझे अपने एम को अचीव करना है, वो सब कुछ आएगा स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग के अंदर, ठीक है ना। अब दो तरह के फेज थे हमारे देश में, एक प्री 1991 फेज और दूसरा था पोस्ट 1991 फेज। प्री 1991 फेज में क्या था ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्री 1991 फेज में क्या था, हमारे देश में कैसी पॉलिसीज थी, हमारे देश में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था, सर्विस का क्या स्टेटस था। हमको इस चैप्टर में प्राइमरीली पढ़ना है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट 1991 क्या क्या होगा। चलो भाई आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ प्री 1991 फेज और प्री लिबरलाइजेशन फेज। प्री लिबरलाइजेशन फेज हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने इसको यहां पर कट कर दिया है, लेकिन आप जान लो, मेरे को लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए 1991 के पहले हमारे भारत देश में क्या हो रहा था। हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, मतलब पूरा देश निर्भर था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर। डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी बिकॉज उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता था हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, 1991 से पहले सरकार का सिर्फ एक ये एम था कि हमें बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 1991 से पहले चांसेस थे, फोकस ये था सरकार का कि हमें स्मॉल स्केल, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को सेटअप करना है। इन्वॉल्विंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, हमारा देश सोचता था कि हमें विदेश की कंट्री से ट्रेड नहीं करना चाहिए और सिर्फ इंटरनल ट्रेड के ऊपर ही हमारा देश निर्भर था। बात समझ में आ गई। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, कोई भी चाहे अगर कोई कंट्री या कोई कंपनी विदेश से हमारे देश में पैसा लगाना चाहे तो वो अलाउड नहीं हुआ करता था 1991 से पहले। अब जो हमारे सिलेबस में है वो है फीचर्स ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज। आफ्टर 1991 के क्या फीचर्स हैं, आओ एक एक करके हम लोग सब निपटाते हैं। पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये ग्लोबलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब जो भी हमारे यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे उनको आसान कर देना, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम वेरियस कंट्रोल्स। कैसे कैसे कंट्रोल हुआ करते थे उसको आसान कैसे कैसे किया गया, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया, प्राइस कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस थे उनको खत्म कर दिया गया। भाई 1991 के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया, रूल्स को इजी कर दिया गया आफ्टर 1991 की पॉलिसी के बाद। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था हमारे देश में, मतलब किसी को भी कोई इंडस्ट्री लगानी होती थी तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस मिलता ही नहीं था, तो लाइसेंस के सिस्टम को हटा दिया गया। अब जो मर्जी चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, प्राइस कभी भी सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, पहले कंट्रोल किया करती थी। अब हमारे देश में कोई भी अगर विदेश से भी पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर के भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। चलें बेटा आगे बढ़े।
और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? दूसरा, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मार्केट फोर्सेस सो एज टू पुट द इकोनॉमी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए तब जाकर हमारा देश ग्रोथ के पाथ पर चलना शुरू हुआ। सब लोग बिजनेस करने के लिए फ्री हो चुके थे और ये 1991 के बाद हमारे देश की असल तरक्की चालू होती है। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज में आया क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? रूल्स को आसान कर देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? पहले ना बहुत सारे सेक्टर्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आते थे, मतलब बहुत सारे बिजनेस सिर्फ सरकार ही कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में बिजनेस नहीं कर सकता था। लेकिन 1991 के बाद इस चीज को भी बहुत आसान कर दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर जो मर्जी आए वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं। आओ जरा देखते हैं। इट मींस एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है ना? Prior to 1991, many public sector gave poor performance because of low efficiency, mismanagement and mounting losses. 1991 से पहले ना सरकारी जितनी कंपनीज हुआ करती थी सारे के सारे लॉस में जा रही हैं, बहुत पुअर परफॉर्मेंस था, लेकिन तब भी सरकार उनको चला रही थी। The government realized the need of privatization of many of the public sector enterprise by selling off their equity to private sector। इसी को डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। सरकार ने ये रियलाइज किया कि नहीं भैया अब हम बिजनेस नहीं चला सकते बिकॉज ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है, तो क्यों ना ये जो सरकारी बिजनेस है किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं बाय सेलिंग इट्स शेयर्स। इस प्रोसेस को बोला जाता था डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो सिक इंडस्ट्रीज थी, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, सरकार ने उठाकर उनको बेचना शुरू कर दिया गया। दिस वाज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। अब अगला फीचर के ऊपर आते हैं। अगला फीचर है बच्चा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट मींस ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कहना क्या चाहते हैं? 1991 के बाद अब इंडिया चाहे तो विदेश की किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता था, विदेश की कोई कंट्री चाहे तो भारत के देश के साथ ट्रेड कर सकता था, जिसके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। अब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। A part of globalization, Indian economy was integrated with other economies of the world through free flow of trade, capital and technology. It also realized that free flow of foreign investment and technology would benefit the Indian economy. अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, विदेश की टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी, विदेश का पैसा इंडिया में आने लगा, जिससे देश की तरक्की काफी तेजी से होने लगी। और यही समय था जब इंडिया में कंप्यूटर, इंटरनेट तो गलत बोल रहा हूं, कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन आया था और आईटी सेक्टर बूम पर आना शुरू हो रहा था। ठीक है ना? तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत फायदे थे जो भारत देश को मिले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट आया आफ्टर 1991, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसीज क्या थी। सबसे पहले हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या है? द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, increased availability of HYV seeds, high yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides etc. which leads to increase in productivity। भाई क्या हुआ ना, 1991 से पहले हमारे देश में ना जो एग्रीकल्चर हुआ करता था ना, वो बहुत देसी तरीके से होता था। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में एग्रीकल्चर में कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। अब सरकार ने इस चीज की नीड को असेस किया और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लेकर आते हैं, जिसमें सरकार अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करती है, सो दैट भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? तो मैंने बता दिया टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या थे। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के ऊपर। सरकार ने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिससे हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूवमेंट मिल सके। आओ देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूड्स लाइक क्रेडिट, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च हैव इंपैक्टेड द प्रोडक्टिविटी पॉजिटिवली। सरकार ने आसान रेट पर किसानों को लोन, कर्ज प्रोवाइड करना शुरू किया।
मार्केटिंग प्रोवाइड करनी शुरू की, स्टोरेज प्रोवाइड करना शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड करने लगे और एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, जिसकी वजह से इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से देश में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसका प्रोडक्शन धीरे 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 बढ़ने लगा। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेट अप टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। लगातार सरकार बहुत सारी मंडीज को सेटअप कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बहुत सारी मार्केट्स को डेवलप कर रही है, सो दैट किसान जाकर अपना प्रोड्यूस मार्केट में सेल कर सके। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हैव एक्सपैंडेड टू बिल्ड अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। जब कभी ज्यादा पैदावार हो जाती है तो किसान अपने जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको वेयर हाउसेज में स्टोर कर सकता है टू मेंटेन द बफर स्टॉक। सरकार भी बफर स्टॉक मेंटेन कर सकती है कि अगर कभी आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में फूड की शॉर्टेज हो गई तो यह बफर स्टॉक को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है। अब आते हैं लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ, पहले हमारे यहां जमींदारी सिस्टम चलता था ना, वो तो एबॉलिश हो गया। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द एग्रेरियन सिस्टम आर नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। मेन लैंड रिफॉर्म्स क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो मिडिलमैन थे ना उनको हटाने की शुरुआत कर दी सरकार ने। टेनेसी रिफॉर्म्स फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट्स पेड बाय टेनेंट्स, जो हमारे किराएदार थे, जमींदार होते हैं और एक किराएदार होते हैं, तो जो किराएदार है उनका रेंट फिक्स करना शुरू कर दिया सरकार ने कि इससे ज्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकता है एक जमींदार। इंपोजिशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, मतलब एक आदमी जितना मन चाहे उतनी जमीन को अपने नाम के अंदर होल्ड नहीं कर सकता, तो लैंड सीलिंग लेकर आए कि मैक्सिमम इतनी ही जमीन एक आदमी ओन कर सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग्स कुछ लोगों के हाथ में ना आए, जिससे किसान को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, इस तरह के लैंड रिफॉर्म सरकार लेकर आती है पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट 1991 पॉलिसीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी। अब आते हैं अगला पॉइंट है पॉलिसी ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले ना हमारे देश में किसान आंदोलन हो रहा था। किसान आंदोलन में क्या था कि सरकार ने बोला था कि हम किसानों को नए जो कृषि कानून आ रहा है उसके हिसाब से एमएसपी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर किसानों ने बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया था। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है तुम वो समझाता हूं। मान लेते हैं तुम्हारे यहां तुम चावल उगाते हो, तुम राइस की खेती करते हो, तुमने राइस का प्रोडक्शन किया। अब सरकार एक न्यूनतम, एक मिनिमम रेट फिक्स करती है जिस पर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बिकना चाहिए। और मान लेते हैं उस रेट पर कोई खरीदार नहीं मिलता है तो किसान क्या करे, तो किसान से वो सारा सामान सरकार खरीदेगी और पैसा सरकार देगी किसानों को, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आओ जरा देखते हैं। मिनिमम प्राइसेस आर फिक्स्ड सो एज टू एंश्योर दैट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज डू नॉट फॉल बिलो दीज प्राइसेस। कम से कम किसान को इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। Procurement prices are the price at which government purchases the needed quantity of food grains for maintaining the public distribution system for building buffer stocks. Procurement price क्या होता है, वो प्राइस जिस प्राइस पर सरकार किसानों से अनाज को खरीदेगी, सो दैट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं ना, जहां पर राशन वाली दुकानें, जहां पर सरकार सस्ते रेट में राशन प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को, उसके स्टॉक को मेंटेन किया जा सके। मतलब सरकार क्या करती है, जिस प्राइस पर किसानों से सामान खरीदेगी, किसानों से अनाज खरीदेगी, उस प्राइस को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। क्या बात समझ में आ रही है बेटा जी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इनपुट सब्सिडीज ऑन टू एग्रीकल्चर। इसका कहने का मतलब क्या है, आओ देखो। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस इनपुट्स सच एज इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पावर टू फार्मर्स एट सब्सिडाइज रेट। अब जो किसान हैं उनको बिजली सस्ते रेट पे मिलती है, उनको खाद फर्टिलाइजर सस्ते रेट पे मिलती है, उनको इरिगेशन फैसिलिटी सस्ते रेट पर मिलती है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार एक्चुअल रेट से कम रेट चार्ज कर रही है ताकि किसानों को एक तरह से सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जा सके, एक तरह का डिस्काउंट दिया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडाइजिंग इनपुट्स is to motivate the farmers to switch over to modern inputs in agriculture. This will help in increasing agricultural production. सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करें और नई टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर करना शुरू करें, जिससे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके।
समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? अब आते हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ये अगली पॉलिसी थी। इसके अंदर क्या था? द गवर्नमेंट हैज बिल्ड अप एन इलैबोरेट फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको पता होगा जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनको एक राशन कार्ड इशू किया जाता है। उस राशन कार्ड को दिखाकर वो जो पीडीएस, जैसे बोलते हैं ना राशन वाली दुकान पर, वो सामान सस्ते में ले सकते हैं। तो ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम सरकार लेकर आती है ताकि सभी लोगों को कम रेट में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया सके, मतलब सब लोग के पास खाने के लिए होना चाहिए सस्ते रेटों में। इसलिए जो सरकार है वो सामान, वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। द मेन पर्पस ऑफ पीडीएस इज टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड सब्सिडाइज रेट्स टू द पीपल, एंड नहीं एट सब्सिडाइज रेट्स टू द पीपल। द मेन एम क्या होता है कि भैया जिनके पास पैसे नहीं है उनको कम पैसा देकर कम से कम खाना तो प्रोवाइड कर दिया जाए। आगे अगले आते हैं रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। अब सरकार रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स आती है, जैसे कि क्या? द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, 1951 से लेकर आ रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं? आओ देखो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस तरह की कुछ स्कीम्स लेकर आती है सरकार सो दैट हमारे देश से गरीबी को कम किया जा सके। ठीक है ना बेटा जी? क्रॉप इंश्योरेंस, एक और पॉलिसी। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब क्या है? जो किसान है उनकी फसल का बीमा कराया जा सके। मान लो अगर लॉस हो गया तो किसान को कम से कम कुछ पैसा तो मिल जाएगा। तो वेरियस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1985, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे फेमस है। यह इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2016। दिस स्कीम कवर्स लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड नेचुरल फायर। नेचुरल कैलामिटी हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, भूकंप आ गया और आग लग गई नेचुरल तरीके से, तो अगर इस तरह के लॉसेस हो रहे हैं तो इस चीज का इंश्योरेंस सरकार प्रोवाइड करती है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। समझ में आ रहा है? अब अगला प्रोग्राम क्या है? अगली पॉलिसी क्या लेके आई सरकार? प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। अब सरकार क्या कहती है? लोगों को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। अंडर दिस वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन सेटअप, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज। सरकार चाहती है देश की तरक्की में, प्लानिंग के प्रोसेस में लोगों का योगदान भी उतना ही जरूरी है जितना सरकार का है। तो इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे कि पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट सिस्टम या प्रोग्राम। क्लियर है बेटा? अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर। अभी तो पॉलिसीज पढ़ी, अब फीचर्स देखते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के क्या है। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है? आओ देखें। ये नोट्स एज इट इज एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्प मिल जाएगी बेटा। Increase in production. There has been substantial increase in production of food grains and non-food crops. जैसे कि जो फूड ग्रेन्स है, राइस, वीट, हमारे देश में 1.6 टाइम से बढ़ गया, 1.8 टाइम से बढ़ गया। किस किस साल के बीच में? 1990-91 से 2018-19 में हमारे देश में जो राइस का कल्टीवेशन है वो 1.6 टाइम्स बढ़ चुका है और वीट का जो कल्टीवेशन है वो 1.8 टाइम्स बढ़ गया है। तो फूड क्रॉप्स हो गई। नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कॉटन और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन 3 टाइम्स और 3.1 टाइम्स के रेट से बढ़ चुका है। मतलब नॉन फूड जो आइटम्स हैं उनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देयर हैज बीन अ लार्ज इंक्रीज इन लैंड प्रोडक्टिविटी, मतलब ईल्ड पर हेक्टेयर। मतलब एक जमीन पे पहले अलग प्रोडक्शन होता था, अब उसी लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन होने लग रहा है। जैसे कि 1990-91 में 1 हेक्टेयर में जो गेहूं था वो 2280 केजी प्रोड्यूस होता था। 2280 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होता था इन 1991। अब उसी जमीन पे 3533 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होने लग गया है। मतलब करीब करीब 1.54 टाइम से उसी सेम लैंड पर हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। यह आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा। आते हैं इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज बाय 38%। जो कल्टीवेटेबल एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 38% से बढ़ गया है। ग्रॉस एरिया अंडर फूड क्रॉप्स इंक्रीज लार्जली बिटवीन 1950 से 1991। 1950 से 1991 में जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स थे वो बहुत तेजी से बढ़े। ग्रॉस एरिया अंडर नॉन फूड क्रॉप्स इंक्रीज लार्जली आफ्टर 1991। 1991 के बाद
उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ गया जो कि नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जैसे कि बताया था मैंने, कॉटन, जूट, ये सारी चीजें। commercialization of agriculture, a large increase in non-food crops due to increase in area under cultivation and increase in productivity has led to commercialization of agriculture। मतलब क्या कह रही हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया बिकॉज लोग ज्यादा नॉन फूड क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन फूड क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, ज्यादा पैसे मिलते हैं, इससे किसान ज्यादा पैसे कमा पा रहा है। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, भाई किसानों का देखने का नजरिया ही बदल गया। कैसे? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन चेंज इन आउटलुक ऑफ फार्मर्स। फार्मिंग इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज मियरली अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। आपने सुना होगा कि भाई फार्मर्स आज की डेट में करोड़पति भी हो चुके हैं। अब फार्मर्स जो फार्मिंग करता है उसको ऐसे नहीं देखते कि भैया ये जिंदगी में जीने रहने के लिए, बस जिंदा रहने के लिए ये फार्मिंग कर रहा है। नहीं भैया, ये एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन भी बन रहा है बिकॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। बहुत तेजी से नॉन फूड क्रॉप्स लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और जिसका प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, इससे क्या हुआ? दिस हैज लेड टू a substantial rise in land productivity, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी सेम लैंड से। the area under HYV seeds has increased over the years। मतलब अब आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे फार्मर्स HYV सीड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट प्रोडक्शन पर यील्ड, मतलब पर हेक्टेयर इंक्रीज किया जा सके। अब प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के, ये तो बता दिया मैंने आपको, फीचर्स बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम आज भी फेस कर रहा है? पहला, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। द पर कैपिटा कल्टिवेटेबल लैंड इन इंडिया इज वेरी लो। कितना लो? 0.18 हेक्टेयर इन 2013। द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब भाई होता क्या ना, हमारे देश में पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही और जमीन थोड़ी ना उतनी तेजी से बढ़ सकती है, या बढ़ सकती है, जमीन तो लिमिटेड ही है। तो जिसकी वजह से तो जो हमारा ये पर कैपिटा कल्टिवेटेबल लैंड है ना वो लगातार कम हो रहा है। कितना कम है? 0.18 हेक्टेयर इन 2013। आगे बात करते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया इज स्टिल वेरी अनफेवरेबल। जमींदारी सिस्टम तो खत्म हो गया, हैज बीन अबॉलिश्ड इन इंडिया, but hold of large land owners has increased, but still land owners exploits the tenants by charging huge rents। भाई देखो, जमींदारी सिस्टम तो हमारे देश से जा चुका है, लेकिन अभी भी ना कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, तो आज भी वो किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं उनसे ज्यादा रेंट चार्ज करके। तो कहने के लिए जमींदारी सिस्टम तो हट गया है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आज भी कहीं ना कहीं वो जिंदा है। अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स के ऊपर हम आते हैं। अगला पॉइंट, द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया वाज 1.08 हेक्टेयर्स इन 2015-16। अबाउट 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स, ईच ओइंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। Most of these land holdings are uneconomical. It is not possible to use advanced technologies। भाई तुमको पता है, अगर आप खेती करते हो और आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है तब तो वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन भारत जैसे देश में ना बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं। मतलब अगर हम देखें तो 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है एक किसान के ऊपर, जिसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल छोटी जमीनों पर नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी लो होती है और फार्मर्स को जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा कमा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जमीनें हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि वो बहुत अनइकोनॉमिक है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल आउटमोडेड techniques, most of the Indian farmers use traditional and outdated agriculture techniques। they use wooden plows, bullocks etc। आज भी हमारे देश में जितना भी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स गरीब हैं और बहुत ट्रेडिशनल वे में वो फार्मिंग करते हैं। आज भी ट्रैक्टर के आने के बाद भी बैल के थ्रू हल चल रहा है और जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है बहुत कम होता है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, हमारे देश में सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वॉज ओनली अबाउट 49% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन 2015-16। मतलब 2015-16 अभी हाल ही में सिर्फ 49% जमीन ही पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका मतलब इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट
concerned that even today farmers are dependent on rainfall. आज की डेट में 2024 में भी 51% फार्मर्स ना मॉनसून्स पर डिपेंडेंट है. बारिश होगी तो पानी मिलेगा तो फसल लगेगी. ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ा एक कॉन्स है. इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स सच एज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एटसेट्रा. आज भी इतनी तरक्की होने के बाद भी हमारे देश में मार्केटिंग फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं है. स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिससे आज भी हमारा किसान सफर कर रहा है. तो यह था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बातें. अब हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में. चलो भाई, अब पढ़ते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर. आओ जरा देखते हैं अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस था, उसमें क्या पॉलिसीज आई, क्या प्रॉब्लम फेस करा हमारे देश ने, सब जानते हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 16% इन जीडीपी इन 2017-18. भारत में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में है वो 16% है. और 12% ऑफ लेबर फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 2013-14. और इंडस्ट्रियल सेक्टर अकेले भारत के 12% लोगों को रोजगार देता है. Industrial policy of 1991 was the policy of deregulating the industrial economy from the era of controls, regulations and licenses which prevailed prior to 1991. 1991 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत वीक हुआ करती थी. बहुत सारे लाइसेंसेस सिस्टम थे, उन सभी को दूर किया गया आफ्टर 1991. आओ जरा जानते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या है. पहला, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. Regulatory system of industrial licensing prevailing before 1991 was abolished for almost all the industries except 5. मतलब 1991 के बाद हर इंडस्ट्री से लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर 5 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस लेना अनिवार्य है. दूसरा, पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन. पहले ना कुछ सेक्टर ऐसे थे जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास थे, अब उनको डी रिजर्व कर दिया गया है. कहना क्या चाहते हैं, बिफोर 1991 प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज. सम इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर व्हाइल सम गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Under the new policy, the number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 3. भाई पहले बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें केवल और केवल सरकारी कंपनीज ही बिजनेस कर सकती थी, उनको कम कर दिया गया. पहले ये जो रिस्ट्रिक्शन था 17 सेक्टर्स के अंदर था, जिसको रिड्यूस करके अब 3 कर दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी है और कुछ सेक्शन ऑफ डिफेंस भी है. ठीक है ना. अब बात करते हैं रिलैक्सेशन मोनोपोलीज. हमारे देश में ना 1951 के बाद एक एक्ट पास किया गया जिसको हम लोग MRTP एक्ट बोलते हैं, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे लगा थोड़ा बता देना चाहिए आप सभी को. ये इसलिए पास किया गया ताकि हमारे देश में कोई दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ना बन सके जो देश को ऊपर भारी पड़ जाए. तो इसलिए मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लाया गया. मोनोपोलीज होती क्या है, वो कंपनी जिसका एक छत्र राज्य हो, ठीक है ना, जो अकेली कंपनी पूरा प्रोडक्ट लाइन को डील करती हो. तो हमारे देश में मोनोपोलीज के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लाए गए जिसको बाद में कम कर दिया गया. बिफोर 1991 लार्ज मोनोपोली फर्म्स वर रिक्वायर्ड टू सीक अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. Under new policy, monopolies are no longer required to seek prior government approval for the expansion of production capacities of the existing enterprise and establishment of new industries. पहले हम विदेश से पैसा नहीं ले सकते थे, मोनोपोलीज की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी, मोनोपोलीज जो मर्जी चाहे वो बिजनेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इन सबको खत्म कर दिया गया. अब मोनोपोली जितना चाहे बिजनेस में एंटर कर सकता है, जितने बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. हमेशा से हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी फोकस किया गया है. क्यों फोकस किया गया है, आइए जानते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन गिवन हाई प्रायोरिटी in the diversification of industrialization, generation of employment and balanced regional growth. Development of small scale industries is encouraged by providing finances
रॉ मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। भाई तुम्हें पता है, अगर हमारे देश में बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए तो लोगों का बिजनेस स्टार्ट करना स्मॉल लेवल पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सरकार चाहती है कि बहुत सारे लोग बिजनेस करें, इसलिए आसान रेट पर लोन प्रोवाइड करती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल्स इजीली प्रोवाइड करती है और अच्छी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को प्रोवाइड करती है ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके। आगे बढ़ते, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सरकार चाहती है धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का बिजनेस से जो रोल है वो कम होता जाए और प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने दिया जाए। मेनी ऑफ द सिक एंड नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस sector and public sector enterprises have been sold off to private sector. This process is known as disinvestment. जो पब्लिक सेक्टर सरकार की वो संस्थाएं जो लॉस मेकिंग है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो सरकार अब उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है और इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन एडिशन गवर्नमेंट हैज मेड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। साथ ही साथ और जो सेक्टर्स जो थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी के ऊपर सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि जो पब्लिक सेक्टर आज के डेट में अवेलेबल हैं वो कम से कम बेहतर तरीके से काम कर सकें। रीजनल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हमारा अगला टॉपिक है जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना बच्चा पाड़ी, रीसेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको टेकअप नहीं कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। अब हम पढ़ने आ रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया क्या है। सरकार हमारे देश में ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहला, गैप्स बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स। जितना टारगेट डिसाइड होता है उतना हम एक्चुअल में प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो पहली प्रॉब्लम है एक्चुअल अचीवमेंट हैज मोस्टली बीन लोअर देन द टारगेट्स फिक्स्ड अंडर द वेरियस 5-year प्लान्स। अगर हमने सोचा कि हम 100 मोबाइल्स का प्रोडक्शन करेंगे, हम 40 मोबाइल का ही प्रोडक्शन करते हैं, तो हम अंडर अचीवर्स हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Unutilized production capability. It has been observed that on an average up to 40 to 50% of the industrial production capacity remains unutilized. हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी होने के बाद भी वो अनयूटिलाइज रह जाती है। अब तुम सोचोगे क्यों रह जाती है? क्योंकि हमारे देश में या तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, या तो पावर फेलियर्स, लाइट नहीं आती है, या तो हमारे प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड नहीं है, या हमारे देश में लेबर प्रॉब्लम करता है जिसकी वजह से सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो सकता और हमारे जो प्लांट्स हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कहना क्या चाहते हैं, हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बड़ा महंगा होता है एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है। Cost and prices of goods produced in India are generally higher than the international cost and prices. The main reason for this is low production capacity या low labor productivity, underutilization of plant capacity and higher wages in public sector. ऐसा क्यों रहा? हमारे देश में सामान महंगा क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे देश में लेबर ठीक से काम नहीं कर रही। हमारे देश में फैक्ट्रीज अंडर यूटिलाइज रह जाती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे वेज रेट बहुत ज्यादा है, महंगा, हम बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं लेबर्स को, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो महंगा होता है। अगला, inadequate generation of employment. Because of the use of capital intensive methods of production, industrial sector is not able to generate adequate employment. क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से होता है। ठीक है ना, हम लोग प्रोडक्शन जो करते हैं हमारे देश के अंदर वो मशीन से करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पाता है। आगे बढ़ते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. Public sector enterprises are not able to earn adequate profits and many enterprises are into losses. This puts an extra burden. जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अक्सर लॉसेस में रहती है। हम देखो रेलवेज हमेशा लॉसेस में रहती है और या तो प्रॉफिट भी कमाती है तो बहुत कम प्रॉफिट कमाती है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। ठीक है ना। रीजनल इंबैलेंसेस. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू अ फ्यू स्टेट्स ओनली, सच एज गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो किया लेकिन कुछ ही एरियाज में ग्रो किया है, जिसकी वजह से रीजनल इंबैलेंस है। हर जगह ग्रोथ नहीं है, कुछ ही स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम किया हुआ है।
अब हम बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चा, बिफोर आई बिगिन मैं आपको बता देता हूं कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड मतलब हमारा देश कितना गुड्स को एक्सपोर्ट करता है और कितने गुड्स को इंपोर्ट करता है, उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अगर कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो वो बेटर स्टेट पे होता है, उसके पास पॉजिटिव पैसे होते हैं, मतलब उसके पास सरप्लस होता है। जो देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है वो हमेशा डेफिसिट में रहेगा, उसके पास हमेशा कमी बनी रहेगी। आओ देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड क्या है। India's foreign trade increased significantly by almost 15.7 times between 1991 to 2015-16। 1990-91 से लेकर 2015-16 तक हमारे देश में बहुत तेजी से फॉरेन ट्रेड बढ़ा है। करीब करीब 16 टाइम से हमारे देश ने फॉरेन ट्रेड को ग्रो किया है। हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे देश ने 1990-91 से 2015-16 के बीच में 15.7 टाइम से फॉरेन ट्रेड बढ़ गया है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है क्या? लो शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड ट्रेड इज वेरी लो। मतलब हमारे देश का फॉरेन ट्रेड तो बढ़ा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो आज भी हमारा जो शेयर ऑफ फॉरेन ट्रेड है बहुत कम है। कितना कम है आओ देखते हैं। इन 2018 इंडिया शेयर वाज 1.69% एंड चाइना शेयर वाज 10.3% इन द वर्ल्ड ट्रेड। मतलब पूरे वर्ल्ड में होने वाली ट्रेड में भारत का हिस्सा केवल और केवल 1.69% है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का है 10.3%। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। पहले हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, आज हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज की डेट यह है कि हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। देयर हैज बीन अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अर्लियर agriculture products were exported which is taken over by manufactured goods. Manufactured goods accounts for 3/4 of the total export earning। अगर मान लेते हैं हमारे देश में 100 रुपए फॉरेन ट्रेड से आ रहा है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से 75% पैसा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट से आता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक पॉइंट और लाजवाब है इसके अंदर, चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। पता है हमारा देश पहले ना फिनिश गुड्स इंपोर्ट किया करता था विदेशों से, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है ना, कपड़े हो गए, क्लॉथ्स हो गया। लेकिन आज की डेट में हमारा देश सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है विदेशी कंट्रीज से, और कुछ फिनिश गुड्स भी आज भी इंपोर्ट होते हैं। तो यहां लिखा है, इन द पास्ट इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट फिनिश गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ एंड ऑटोमोबाइल, बट नाउ इंडिया इंपोर्ट्स मेनली रॉ मटेरियल्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं हमारे देश की ट्रेड पॉलिसीज में सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं जिससे हमारे देश की फॉरेन ट्रेड को और स्ट्रांग किया जा सके। पहला, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड। पहले अगर हमें कभी भी कोई भी सामान इंपोर्ट करना होता था तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इंपोर्ट कोटाज हैव बीन एबॉलिश्ड। अगर पहले किसी को भी विदेश से कुछ भी इंपोर्ट करना होता था तो एक सर्टेन लिमिट होती थी, उस लिमिट के बाहर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिड्यूस। अगर हम कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं विदेश की कंट्री से तो उस पर कुछ टैक्सेस लगते थे, अब उन टैक्सेस को भी बहुत कम कर दिया गया है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड। अगर हमारा देश कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है किसी भी दुनिया की कंट्रीज पे तो उस पर सरकार कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती है, विच इज अ वेरी गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम अभी भी प्रॉब्लम बता रहे हैं जो हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड फेस कर रहा है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो भाई देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आज भी क्या है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट हैज बीन हायर देन द इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सपोर्ट सिंस 1991। 1991 से आज तक हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे देश में डेफिसिट रहता है, कमी रहती है पैसों की। There has been decrease in the volume of both exports and imports since 2012-13। 2012-13 से एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, इंपोर्ट भी कम हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड ट्रेड इज मीगर। इट्स ओके, हमारे देश ने फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली, करीब करीब 15.7 टाइम्स हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ गया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड का रेशियो देखें तो आज भी हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेड में हमारा हिस्सा बहुत ही कम है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आज भी हमारा डेफिसिट है बिकॉज हमारे खर्चे ज्यादा है और हमारी कमाई कम है। तो भाई यहां पर खत्म होता है चैप्टर नंबर 10। विश यू ऑल द बेस्ट। फटाफट से जाओ और नोट्स डाउनलोड कर लो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।